भाई देखो बात यह है, ये पंखियां का रौला बोलने वाला तो घना है, इसलिए ये जितने भाई बोल गए हमने तो समझ नहीं आया कौन के बोल गया। और आगे बैठे जो भाई हैं शायद इनको समझ आ जाए, लेकिन 15-20 मिनट मैं आपको जो बात सुनाऊं उसमें पंखा बंद हो तो हमने मेरी बातों का स्वाद आओगा ना, कति नहीं होगा। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि मैं नई बात बताऊंगा सारी, और जो तुम भी आए हो सज धज के, कोई किसी के बुलावे से, कोई किसी के लिहाज प्यार में, कोई दोस्ती में, कोई पार्टी के हिसाब से, ये जितने भी साथी हैं ये न्यू भी सोचते होंगे भाई क्या बोलेगा वीरेंद्र सिंह, किसकी टिकट की बात करेगा, कौन सी पार्टी की बात करेगा, कौन से नेता की बात करेगा। ये भी मन में बात होगी क्योंकि इलेक्शन है, महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो। लेकिन इससे अलग बात भी बहुत है करने। आप जितने भी भाई आए हैं, जितने नौजवान साथी आए हैं, नौजवान बच्चे आए हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें यहाँ आई हैं, बेटियाँ हमारी यहाँ आई हैं। माता तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं खुद 76 का हो लिया तो मेरी माँ की उम्र की तो कोई रह नहीं सकती। और हमारे बहुत से साथियों ने काम भी किया है, और मेरे साथियों से ये भी निवेदन है कि जो यहाँ पंखे बंद करने वाला कोई है, उससे अगर आपकी बात हो जाए कोई, तो इनको भी मेरी बातों का रस आएगा। ना तो सुन तो लेंगे लेकिन इस कान से पसीना कहीं पे कान में बढ़ जाए तो बात नहीं बढ़ती फिर पूरी। तो जो साथी हैं जिन्होंने काम किया है इस कार्यकर्ता मीटिंग के लिए, बैठक के लिए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मेहनत की। मेरे को कई दिन से कह रहे थे कि जी एक मीटिंग करो आदमपुर में। मैंने कहा ये करवाओगे तुम मेरे से नहीं बताओगे। कहने लगे नहीं आप आओ, क्योंकि कई बीमारी हैं, उन बीमारियों का इलाज आप बताओ। तो भाई अगर मैं इतना बढ़िया डॉक्टर हूं तो मैं नहीं रख ले, और फिर जरूरत नहीं। तो इसलिए आप सभी साथियों का, जैसे मैंने कहा, धन्यवाद बहुत बहुत। खासतौर पे वीर सिंह दलाल जी, ये इन्होंने बहुत मेहनत की। और अभी ये बोल रहे थे, मैं थोड़ा सुना भी, ये कह रहे थे कि बहुत से साथी ऐसे थे जो कह रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलेंगे। मैंने उनको रोका कि ना, या तो मीटिंग है 800,000 आदमियों की, बात तो ये सही है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जो होगा वो तो है 100% आपके साथ, उसमें नहीं न्यून मॉडल का रहा होता। और जो जीप में बैठ के आवेगा वो 60% 65% आपके साथ है। और जो 4-5 और छोटी गाड़ी में बैठ के होगा उसमें न्यून डालो 50 न्यून भी हो सके, 50 न्यून भी हो सके। आजकल जमाना है। और भाई जो एकला बैठ के होगा वो नहीं सोच लो बस अब चलो आ रहा है बजे लेवांगे कौन के कहेगा। तो इस तरह के हैं। और एक ऐसा जमाना भी आ रहा है, आगे आगे इसी मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने घर बैठा देख लो जिसने भी देखना हो, और फिर अपने आप पे हिसाब ला लो। ये अब ये कोरोना आया तब चलाया यो काम, वर्चुअल मीटिंग। प्रधानमंत्री जी पहली बार जब
कहने लगे एक वर्चुअल मीटिंग होगी बीजेपी की, तो मैंने समझ ही नहीं आया। हालांकि अंग्रेजी तो मैं भी ठीक जानू, लेकिन न्यू नहीं मेरा था। आप कितने हो और लोग कहीं सुनने लग रहे हैं। तो ये जमाना आएगा तो फिर ना जलसे रहेंगे ना जुलूस रहेंगे। केजरीवाल जी कल आए, दुखी हुए होंगे। अगर 5-7 साल पाछे आना होता आगे, मतलब तो जरूरत नहीं थी। ये जो जमाना बदल रहा है, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि मैंने अपनी उम्र में जब हमारे यहाँ मींह घना पड़ जाया करता, तो जो रास्ता होता था खेतों में जाने का, उसमें पानी भर जाया करता और हम न्यू लौट के पानी पी लिया करते। कोई सियाना सा होता तो कहते कुर्ता भी अड़ा ले, है ना बात या न्यू की न्यू? तो हमने न्यू भी पानी पी रखा है। और हमारे गांव में 3 कुएं थे, कुएं से पानी भर के लाते और चाय बनाते तो चाय फट जाती थी दूध डालते ही, तो जोड़ के पानी से चाय बनानी पड़ती थी, पीते भी थे। फिर एक जमाना ऐसा आया कि ये टूटी वाला पानी आने लग गया, और टूटी वाले पानी से लोग भैंस भी नहावे, मोटरसाइकिल ने भी नहावे, कार ने भी नहावे। सरकार के गिट्टी में अंगूठा दे दिया सबने, और ई हिसाब जमाना आ गया कि ब्याह में चले जाओ, किसी के मरने जीने पे चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, तो वो बोतल वाला पानी दे दे भाई, बोतल वाला। ये 3 युग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभी 4 साल पहले ये बात कही थी कि मैंने अपनी उम्र में 600 साल में जो बदलाव नहीं आया वो मैंने 60 साल में देख लिए, ये प्रणब मुखर्जी बोलते थे। और आगे उन्होंने ये कहा कि अगले 6 साल में इतने बदलाव आएंगे, इतने 60 साल में भी नहीं आए। तो ये बदलाव का जमाना है। इसलिए राजनीति में भी नए सिरे से राजनीति को ढालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस किस्म की राजनीति होनी चाहिए। बुरा मत मानना, मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए बताता हूं कि ये जो नौजवान बच्चे हैं ये सोचते हैं अरे ये पार्टी भी देख ली सारी, सब पार्टियां इलेक्शन से पहले बिरानी के कहेंगी कि एक बार मौका दे दो, धरती पर स्वर्ग तार देंगे। कोई कहेगा एक बार मौका दे दो, घर बैठे आपकी मौत करेंगे, काम करियो ना करियो। एक पार्टी तो कहती 5,000, ये जो 5 इलेक्शन होया, हाँ 5100 पेंशन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती भाई हमने 2000 से और 2500 कर दिए और आगे करेंगे। और फिर तीसरा ने बोला ये तो कुछ नहीं, ईब के मैंने देखो मैं 10,000 करूंगा। ये जो बात है ना, ये सब इनका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है अब की बार मेरे को मैं इतना कर दूंगा। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति ये होनी चाहिए कि लोगों के घर में इतना प्योत हो, इतना उनका सामर्थ्य हो, इतना उनके पास पैसा हो कि वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। उनके पास ऐसा हो कि माँ बाप कभी बीमार हो जाए तो इस देश के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। इस देश में गरीबी सबसे बड़ी तौबत है। इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा जुर्म है। इस देश के अंदर
एक तो ऐसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है जहां फीस ही हजारों में नहीं, फीस लाखों में। अब ये हम और आप उन बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं? हमारे बच्चे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए एसपीडीसी, एसपीडीसी या बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ओहदे, उसमें हमारे बच्चे आए तो क्या लाख में कोई एक आधा भगवान ने जिसको दिमाग और अच्छा दे रखा है वो आ सकता है। मैं बात ये इसलिए बता रहा हूं, अपने ऊपर करके बता रहा हूं कि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए जो किया उसमें बलिदान देना पड़ा। बलिदान देने के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। मेरे उनके दोस्ताना दोस्ती के ताल्लुक थे। मैं हरियाणा में मंत्री था, भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे। राजीव गांधी मेरे को बोलने लगे, भाई वीरेंद्र सिंह, अब मेरी मान नहीं रही तो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ और दिल्ली आ। मेरे को माननी पड़ी उनकी बात, और मैं अपने बच्चों को भी साथ दिल्ली ले गया। 5 साल के बाद मैं चुनाव हार गया तो मैं कहने लगा, मैं कहा चलो भाई उल्टे चलो डूमर के गांव में। बालका ने कहने लगा, मेरी धर्मपत्नी कहने लगी कि नहीं, दिल्ली के स्कूल में जो पढ़ाई है तो मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ बन जाएंगे, ना तो डूमर के और नरवाना पढ़ेंगे तो पता ही नहीं क्या होगा। मैंने अपने बच्चे वहां रखे और आईएएस के इम्तिहान में जहां डीसी बनते हैं, मेरा बेटा सारे देश में 9वां नंबर आया, सारे देश में उसका। मैं बात ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं अगर उनको वापस ले जाता तो कभी वो आईएएस नहीं बन सकता था, कभी डीसी नहीं बन सकता था, क्योंकि हमारे देश में पढ़ाई की व्यवस्था गलत है। छोटे गांव के अंदर अभी मोहम्मदपुर के आदमी मिले मेरे को, ने बोले हमारे 2 बड़े बड़े गांव हैं, एक स्कूल बंद करने की तैयारी हो रही है। सुन तो लो मेरे यार, कर दिया, आगे बोलो। मैंने ये बात मुख्यमंत्री से भी, तुमने नहीं कहा मेरे को, लेकिन मेरे पिताजी का नाम का है मोहब्बतपुर, इसलिए मैंने मेर है थोड़ी। मैंने मुख्यमंत्री को कहा और मुख्यमंत्री ने कहा दोनों स्कूल रहेंगे, आप चिंता मत करो, उतने ही मास्टर रहेंगे। तो मैंने माननी चाहिए भाई, मुख्यमंत्री क्या है तो। और यहां कुछ किसान भी धरने पे बैठे, मुआवजा उनको बालसमंद में है, एक खेड़ी चौपटा में है, नारायण हल्के में, और यहाँ भी है मेरे ख्याल में। हाँ, और कड़े हैं। अरे आड़े तो छोड़ो, और चौथी जगह और बताओ। उन्होंने कहा कि मैंने या भी, मैं बखा जी मैंने जाना आदमपुर और मैं वो गढ़ा, हाँ वो नहीं बना करता लोगों की, कुछ सही बात हो तो बता दो। कहने लगे भाई इन 3-4 जगह वालों को मुआवजा देंगे, तारा किसी का हिस्सा नहीं जानता, ताली नहीं बजाते। हाँ भरिए और आगे का काम हाँ भरे पाछे, फिर मैं नहीं बांटता पाछे, या भी बता दूं तो बदावा थोड़ी थोड़ी हुआ। मैंने सोचा मेरा ने झूठ बोला, साथ बोला। मैंने राजनीति में झूठ नहीं बोली, मैंने राजनीति में बेईमानी नहीं की। 14 इलेक्शन लड़े हैं, 11 इलेक्शन मैंने अपने लड़े, 2 इलेक्शन मेरी धर्मपत्नी के भी लड़े मैंने। एक में उसने दुष्यंत चौटाला को हराया
और इनके दुष्यंत ने तो नहीं हराई, वहाँ लोगों ने हराई। और लोग भी वोटर का पैमाना देखो, कमाल है। तब भी इसी तरह देते हो गए। मैं मतलब भाई क्या बीमारी थी या क्यों हरा दी, इतने काम करे इसने। ने बोला जी हमने नहीं सोचा, अब ये 6.25 फुट का है और इसमें देवीलाल चमके है। मैं वाह, मैं इसे में चमके है, कहने मेरे में चमकता नहीं दिखता। हमारे बात, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने जात पात के नाम से, धर्म के नाम से इस देश की और इस प्रदेश की राजनीति को खराब किया है, उन्होंने देश का और प्रदेश के लोगों का हित नहीं किया बल्कि उनका नुकसान किया। नेता वो होते हैं जिसको 100 साल बाद भी लोग याद रखें। अभी किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान आंदोलन चला और उसमें पहल करने वाला पंजाब था, पंजाब का किसान। और फिर हरियाणा के लोग भी जुड़े, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जुड़े, राजस्थान से भी लोग जुड़े, कम जुड़े राजस्थान से लेकिन जुड़े। लेकिन एक चीज देखी तुमने कि नेता कौन होता है। जो भी हरियाणा पंजाब का किसान बॉर्डर पर जाके मोर्चा लगाता था, 2 फोटो लगा के जाता था। एक फोटो शहीद भगत सिंह की और दूसरी फोटो दीनबंधु छोटू राम की। ये था, ये होते हैं नेता। क्यों? क्योंकि जो आज आप बैठे हो ना, 36 बिरादरी के भाइयों से मैं ये कहता हूं कि अगर वो आदमी पैदा नहीं होया होता तो आज धरती के मालिक नहीं हो सकते थे आप। साहूकारों के यहां डिग्री होनी शुरू हो गई थी। 42 लाख एकड़ जमीन जब पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब भी, ये तीनों इकट्ठे थे आजादी से पहले, तब 42 लाख एकड़ जमीन जो गिरवी रखी हुई थी साहूकारों के यहाँ। किसान पैसा नहीं दे चुका सकता था, एक बार भी 1000 रुपये ले लिए, सारी जिंदगी उल्टे नहीं हुए उस पर। उस आदमी ने अपनी बुद्धि से, अंग्रेज की हुकूमत होते हुए अपनी बुद्धि का विवेक से इन किसानों को फिर वो जमीन वापस दिलाई। और यही है, इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं उनका लोग एहतराम करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों बने? क्योंकि सारे देश ने ये मान लिया था कि ये है बापू, इसने अंग्रेज को भगाया, इसलिए ये राष्ट्र का पिता। तो बड़े लोगों को ये कारनामे होते हैं जिसको लोग याद करते हैं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जो ये मेरे साथी हैं, इनको भी मैं ये कहने आया हूं कि आप एक नई सोच पैदा करो, नई सोच इस हरियाणा में। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक थे वीर सिंह दलाल जी। मैं ये नाम मैं भूल गया था, मैं और कुछ बात करने लग गया था। हाँ, ये नानू सो तो यो अच्छा आया, हमने इतना खाड़ा जमाया, हमारे नाम में नहीं बोल रहे तो बोल दूंगा ना, कहाँ सुन लियो क्या है। वीर सिंह दलाल जी का मैंने जिक्र किया, राज कपूर लहरा जी, लक्ष्मी गोयल जी, सुनीता रेड्डू, चंद्रकला, रवीना, सीमा गोदारा तो बोली भी है ना? हाँ, सुनीता बोली, सुनीता रेड्डू बोली। और हमारे बीच में एक साहब राम कड़ गया, हाँ, ये भी खोपर है। साहब राम जी, रवि सिवाज जी,
अरविंद बिश्नोई जी और रोहतास, ये पर्वतारोही साथी है, इससे मैं पूछ रहा था, कई देशों में घूमे आया और अब फिर जाएगा, तो इनको भी ये यहाँ है, इनका भी अपने साथी मिले क्या, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजकुमार भूथन ये भी आए हैं, हमारे साथी हैं पुराने, और कृपाल सरपंच हैं जनाना गांव के, जो हिसार पार्लियामेंट का गांव है, और निरंजन सरपंच हैं, और सरवन काकड़, रवि सिवाच रोहतास का मैंने जिक्र किया ही, और जितेंद्र नाथ जी आए हैं। इनके बारे में मैं 1 मिनट लगाऊंगा। इन्होंने एक नया कारनामा करने की सोची है, और यह मीटिंग भी नए नए काम के हों इसलिए बुलाई हमने। ये कहते हैं कि मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है कि भाखड़ा डैम से सीधा पानी हरियाणा में आओ, पंजाब में आओ ही नहीं। ये रोड़ा जो 50 साल 60 साल हो गए, इसको मिटाने का इस भाई ने एक ऐसी स्कीम बनाई है, और इस स्कीम से आदमपुर और ये नलवा वगैरह जो आखिरी सीमा के गांव है राजस्थान से लगते, इनकी तो मौत होए उसके है। तारी रिश्तेदारी राजस्थान में, उनने भी साई दे दो, अग मारे पानी आओगा तब भी ला लिया, थोड़ा थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। और विक्रम है कासनिया और प्रदीप जी हैं, उदयवीर पूनिया अभी बोल के गए, हमारे साथी हैं, मेरे पुराने साथी हैं, और इस इलाके में वो खूब घूमते फिरते हैं। और आप सारे बैठे हो, महिलाएं मातृशक्ति हैं, आप महानुभाव हो। भाई मैं तो इतना कहूँगा कि जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अभी से अंदाजा मत लगाओ किसने टिकट मिलेगी, कौन लड़ेगा, या बीजेपी तो इसी पार्टी है। दिल्ली में इलेक्शन लड़े थे, ये दिल्ली में कॉरपोरेशन है, इनके 180 मेंबर थे बीजेपी के, किसी को टिकट नहीं दी, सब नए नए। तो ये नए नए देने में इनका बड़ा जी लग गया इनका, बीजेपी का, और पुराने को भी देश के हैं। कांग्रेस का भी यही है कि कांग्रेस में एक तो मेरा साथी भाजे गया, क्या नाम है, डूडी मगर क्या जल्दी हो रही थी कांग्रेस में, तो मैं भी दिवा सकूँ था, तरह टिकट चावल रखता थोड़ी सी, लेकिन जल्दी कर गया। राजनीति में गलत चौकड़ी मारी गई, वह भी खराब हुआ है। ठीक टाइम पे ठीक चौकड़ी लग जाए तो पबारा, और ना लगे तो मैं उल्टा हो जाता। अभी मेरा जो, मैं राजनीतिक तौर पे बुरा मत मानना भाई, ये जितने बैठे हैं ये आप तो मानोगे नहीं, मेरे पास सारी पार्टियां वाले सलाह लेना आ जाए कि मैं भी चला जाता हूँ सलाह देने, और वो नहीं सोचते कि भाई ये गलत सलाह नहीं देगा, सलाह तो ठीक देगा, इसकी सुननी चाहिए सलाह। तो कई पार्टियां हैं जो देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, लेकिन एक बात कि आप हाँ भरोगे, और अगर मैं गलत हूं तो मैंने पकड़ लियो। ये जो जवान लोग हैं ना, जवान बच्चे, ये दो बात कहें, इनकी बात सुन लेना, और दोनों बात बड़े मतलब की हैं। एक तो न्यू कहे हैं, अगर ये बड़ी पार्टी हो और चाहिए क्षेत्रीय दल हो, परिवारों ने कब्जा कर लिया। अगियो इस कुड़बे की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, मुलायम सिंह का बेटा, मायावती ने भी अपना
भतीजे के सौंप दिया, ममता ने भी अपने भतीजे के सौंप दिया, क्योंकि उनके तो बालक है नहीं। तो ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये कहते हैं अग जी ये पार्टी अगर परिवार की बननी है तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा नंबर कदा होगा, फिर तो इनके बालक भी होंगे आगे, फिर वह कब्जा करेंगे, फिर वह भी करेंगे। और दूसरी बात कि लोग ये कहते हैं कि राजनीति के अंदर जो समस्याएं हैं वो न्यू की न्यू खड़ी है। गरीबी लगा लो, देश आजाद हुआ जब भी गरीब थे। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं गरीबी हटाऊंगी, 50 साल तक गरीब आदमी ने वोट दी, न्यू सोच के क्या हटाओगी। और अब वाले भी हमारे साथी वो भी ये कहते हैं कि हम नए तरीके से हमने काम किया है, अब गरीबी को हम हटाएंगे। एक भ्रष्टाचार पहले भी था, 70-75 साल पहले भी, आज भी न्यू खड़ा है। जो भी राजनीतिक दल वोट मांगने आएगा वो कहेगा हम हटाओगे। कई नेता तो शरीफ भी हैं, वो ना हटता तो नहीं, कम कर देंगे, मेरे कम कर देंगे। क्यों कर दोगे कम? ये होया क्यों? ये तुमने तो पैदा किया है। ये ऊपर बैठे जितने भी लोग हैं, राजनीति में हो, बड़े अफसरशाही के लोग हो और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी लोग हो, इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो ये चार तरह के लोग अगर फैसला कर ले कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो एक पैसे का भ्रष्टाचार इस देश में नहीं हो सकता। शिक्षा की भी यही बात है कि शिक्षा बराबर मिले, बराबर 19-21 का तो फर्क उठ सका है, लेकिन उससे फालतू अगर करें तो फिर गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी है, ये नहीं होना चाहिए। और यही स्वास्थ्य की बात है। अब गांव में कई जगह हम अफसोस करने जाए, मैं कहीं बजाऊँ 4-5 जगह, एक गांव में जी आड़े भी बन रहा है, आड़े एक बुढ़िया पड़ गई, आड़ा आप चालियो, मैं चलता हूँ 5 जगह जाता हूँ तो 2 जगह तो कहते हैं कैंसर था, 2 जगह कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, 1 जगह कहते हैं एक्सीडेंट में मर गया। ये क्यों है? सुविधाओं की कमी, टाइम पे अच्छा डॉक्टर ना मिले, टाइम पे ठीक इलाज ना हो, और अगर किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़े तो लाखों का बिल बने, गरीब आदमी कहां से देगा? ये मूलभूत समस्याएं हैं जो देश आजाद होने के बाद भी थी, उससे पहले भी थी, आज भी खड़ी हैं। मैं आप साथियों से ये कहने आया हूं कि गरीबी मिटाने का कोई फार्मूला ये मेरे हमें बता दो, कोई जरूरी नहीं नेता तो या बड़े अर्थशास्त्री बताओ। बेरोजगारी मिटाने का कोई समाधान बता दो। ये काम हम करेंगे और आपसे करवाएंगे। जैसे अभी मेरे साथियों ने भी बताया, दलाल साहब ने बताया, उदयवीर पूनिया जी ने भी बताया, 23 मार्च 2023 को, आज से 6-7 महीने के बाद, हम इन मुद्दों पे शोध करेंगे, अनुसंधान। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने ये कहा था कि इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था,
जय जवान जय किसान का। सारे देश ने उस नारे को मान लिया और उसके बाद 30-35 साल के बाद उसमें एक चीज और जोड़ दी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, मतलब साइंस। उसको भी देश ने मान लिया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब चौथी बात मैं कहता हूं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब यह है कि नई खोज, जिस तरह ये यूनिवर्सिटी में 4 किलो 6 किलो गाय दूध देने वाली 23 किलो देने लग जाए है, वही तो अनुसंधान है। किसान की फसल पहले 7 मन 8 मन गणे थे, घना 9 मन गेहूं होया करता है 1 किले में। अब वो 7 गुना बढ़ गया, 50 से तो ऊपर ऊपर रहे। यही तो अनुसंधान है बीज का। लेकिन गरीबी का अनुसंधान किसी ने तलाशा नहीं। इस गरीबी का नाश कैसे हो? जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार होते हैं, उनको अच्छा रोजगार कैसे मिले? हमारे बूढ़े माँ बाप दादा दादी बीमारी की हालत में अच्छे से अच्छा इलाज उनका कैसे हो? इसका अनुसंधान अभी नहीं हुआ। अनुसंधान इनका तो हो सकता है मोबाइल का। 5C बिराने के कह दिए भाई मोबाइल दिए तेरा जैसे इसमें रोज आवे हैं। अब पहले 2G फिर 3G फिर 4G फिर 5G और फिर बिरानी कितने जी। जिस तरह हमारी तरफ पता नहीं तारा है कि नहीं है, हमारी तरफ ये अंडे देने के फार्म बना रखे। तो एक आदमी आके बोला चौधरी साहब कुछ करो, मेरे तो 4000 बच्चे मर गए। मगर इतने बच्चे तले देखा कैसे पैदा कर दिए। जो बोला मेरे बच्चे मतलब जो मैं अंडे देने खातर पाल रहा था वह मर गए। अरे मखा फिर न्यू कह रहा था, मखा 4000 तो इतने तो ये कौरव और भी नहीं देवे भी 100 थे। तो अनुसंधान इन चीजों का और आपसे मांगेंगे हल, और उसके लिए नए तौर पे नई चीज हरियाणा के सामने, हरियाणा की जनता के सामने, हरियाणा के नेताओं के सामने, हरियाणा के राजनीतिक दलों के सामने पेश करेंगे कि ये है अगर गरीबी का नाश करना है तो, ये है नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करनी है तो। इस दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं जो बुढ़ापा पेंशन जिसको हम बोलते हैं, सरकारी नौकरी वो छोरा नया सरकारी नौकरी लाग जा। ये इंग्लैंड में सरकारी नौकरी लागण वाले नए छोरे ने इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना बुढ़ापा पेंशन इंग्लैंड में रहने वाले आदमी को मिलती है। और भाई मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, ये हमारी बेटियां बैठी है, हमारी बहनें बैठी, मेरा कदे दाल आग जाना एक तो के लागेगा 76 साल के हो गए, लेकिन लुआ सकूं मैं और का डंडा कर सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। मेरे मन में है कई साल से कि एक बार हम ऐसा कर दें कि जितनी नौकरी है उनमें जो औरतें नौकरी करेंगी उनकी तनख्वाह आदमियों से 33% ज्यादा होनी चाहिए। बंसीलाल जी ने कहा था एक बार, ने बोले मैंने बना दो औरतों ने, जो कहते हैं वो अब मैं शराबबंदी कर दूंगा। वह तो स्कीम फेल होगी। लेकिन एक बात जरूर है, जो ये रोज झगड़े हो ना, मैं मारे तो जान खा ले। अजी वाह बहू थाने में दरखास्त दिया, पुलिस अपने खींचे खींचे फिरे है, कितने बहू
गया है कि मेरी सास ने जीना मुश्किल कर दिया, मैं तो आत्महत्या करनी थी। ये इस तरह का समाज बन गया तो अपना नाश हो जाएगा। और होता क्यों है? क्योंकि मानसिकता वही है कि ले आई है या तुम्हें आगे दो लत्ते लेके ये मारे सिर पे बैठ गई। और जिस दिन ये बेटियां उसके छोरे तक ड्यूटी तनख्वाह 33% मतलब एक तिहाई फालतू लेकर आऊंगी तो वह सासू बाहर बैठी पाओगी। हाँ बेटी, मैं तो तेरे बाट देखो थी। ये करेंगे, ये होगा। लेकिन आपके सुझाव लेना चाहता हूं मैं। तुम ये ना सोचो कि वीरेंद्र सिंह किसी राजनीतिक स्वार्थ से आपके पास में आया, नहीं। मेरा इतना स्वार्थ जरूर है कि इस राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। इस राजनीति की ठेकेदारी जिन लोगों के पास है, उस ठेकेदारी पे अंकुश लगना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता कि आप सबको एक लाठी तांग दो, परिवारवाद परिवारवाद। मैंने अभी छोटू राम जी की आपको मिसाल दी। उसके बाद मेरे पिताजी भी रहे, थोड़े से मंत्री भी रहे, भजन लाल जी की कैबिनेट में थे ना, बंसीलाल जी की कैबिनेट में थे। लेकिन मैं एक बात आपको कहूंगा कि इतना जरूर फर्क रखो, जिसने समाज की सेवा की है वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, और जो सिर्फ अपनी सेवा करता रहा वो हमेशा आपको धोखा देगा। यही बात है, सही बात नोट करनी। और भाई मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि सब चीजों का समाधान है, लालच का भी समाधान है। और जब गरीबी मिटेगी तो मैं एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूं। इंग्लैंड में जो राजधानी है लंदन, मैं 3-4 बार गया हूं। आज से 45 साल पहले भी गया था। वहां ट्रेन चलती है नीचे नीचे, जैसे अपनी दिल्ली में मेट्रो। 72 सवारी बैठी हो। मैं नहीं सोचता था, मैं कहा इन्हें मैंने देख, इनमें गरीब कौन है, अच्छा ब्याह ताड़ा कौन है जिसमें, और बीच सी का कौन है। ईमानदारी की बात है, मैंने सारे निगाह मार के देख ली। औरतें भी थी, आदमी भी थे, लड़कियां भी, स्टूडेंट भी। मेरे को न्यू नहीं लगा अगर मैं किसने ठाऊं, अगर इतना तो गरीब आ जा, इसने ठाऊं अगर तेरा तो ब्याह बीच सी का आ जाना। और मैंने तब हरियाणा रोडवेज की बस में बिठा दो, 52 सवारी बैठी होगी, छांट दूंगा। ये तो बेचारे गरीब हैं और इसने थोड़ी बहुत ठगी फालतू कर रखी है, इसका ब्याह ठीक है। और यो आदमी बीच का है। ये है गरीबी में और अमीरी में फर्क, और ये है फर्क मिटाने की बात। और ये फर्क जब तक नहीं मिटेगा तब तक समाज स्वस्थ समाज नहीं हो सकता, तब तक राजनीति में भी भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक प्रदेश की जो स्थिति है उसमें भी उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन जब समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि सबके एक से कुर्ते पजामे, या एक तो कुर्ते पजामे गए आए, वो पगड़ी भी गई आई, एक तो वो क्या बोला जीन्स पहने, जीन्स, हाँ छोरे भी जीन्स पहने, छोरे भी पहने। समाज बदला है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह के परिणाम मैं ये चाहता हूँ कि आपके इलाके से शुरू हो। आज पहला मौका है मेरे को आदमपुर की इस धरती पे आपके बीच में बोलने का। आपने मेरा जो बात सुनी, आपने मेरी बात पर विचार किया। मैं आपको कहता हूं कि एक नया हरियाणा हम बनाएंगे, और उस नए हरियाणा की रचना ये होगी जिसमें कोई भूखा ना रहे। भूखे की तो बात छोड़ो, जिसमें ये हो कि दूसरा देने का भी होता उसका, जिसको गरीब बोलते थे उसकी ये पोजीशन हो कि वो दूसरों को दे सके। इस किस्म की व्यवस्था हमारे हरियाणा में होगी तो गरीबी का उन्मूलन होगा, यहाँ अंधविश्वास का उन्मूलन होगा, यहाँ बेरोजगारी मिटेगी। और भाई एक बात और कह के अपनी बात खत्म। हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ सालों में
ये धर्म के नाम पे जात पात का जहर भी बहुत फैला है। इस जहर को भी मिटाना जरूरी है। अरे हमारा तो वो समाज है जो देश के दूसरे हिस्सों में मिलेगा ही नहीं। हमारा ये समाज है कि हमारी बहन पता लग जाए किसी गांव में जा रहे हो कि हमारे वाल्मीकियों की लड़की इस गांव में एक ब्याह रखी है, उसको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे के आते हैं। ये हमारी सभ्यता का ये ऐसा है हरियाणा। और यहाँ हमारे को बांटने की कोशिश करें। मैं तो अभी साल भर पहले एक जाटों ने एक सभा बुलाई थी दिल्ली में, 2 साल हो गए इस बात। मैंने उसमें कहा था, और मैं यहां इसलिए सुना रहा हूं कि यहां मैं करूंगा, ये मुहिम चलाऊंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं। उस सभा में मैंने कहा था कि आप ये बताओ, जाटों की सभा तो बुला रखी है, पाकिस्तान से जाट बुलाए? ये बोले ना जी वो तो मुसलमान है। अरे मैंने कहा धर्म तो किसी का भी हो उसके, जात और गोत नहीं बदलता, जात भी वही रहेगी और गोत भी वही रहेगा। मुसलमान हो भाई तो वो डीएनए तो हमारा है। और मैंने कहा आपने हमारे पंजाब में 70 लाख से ज्यादा जट सिख भाई हैं, उनमें से बुलाया कोई? अब जी वो तो सरदार है। अरे मुझे सरदार है, उनके गोत मिले, नात मिले, सारा काम। और फिर मैंने कहा राजस्थान और हरियाणा में हमारे बिश्नोई भाई हैं, उनमें से बुलाया तुमने? तो मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जो छोटी राजनीति करते हैं, छोटी, वो समाज को बांटते हैं, और जो बड़ी राजनीति करेगा वो समाज को जोड़ने का काम करेगा। आज ये है बात। हम आपके इलाके में भी और तो और राजस्थान में भी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था और एक ऐसा सामाजिक हमारा ताना बाना बनाएंगे जिसमें हम अपने बिछड़े हुए भाइयों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम बने। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हम कहेंगे कि अब हमारा समाज एक है, हमारे समाज की 36 बिरादरियां एक हैं। हम किसी को बिरादरियों में बांट के राजनीति नहीं करते, हम किसी को धर्म के आधार पर बांट के राजनीति नहीं करते। और जिस दिन हरियाणा में यह सिक्का चल गया उस दिन गरीबी भी मिटेगी, उस दिन अज्ञानता भी मिटेगी, उस दिन शिक्षा का भी स्तर बढ़ेगा, उस दिन बेरोजगारी भी मिटेगी, और उस दिन महिलाओं का सम्मान होगा। और जो ये आज के दिन फलानी जगह मोटरसाइकिल वाला है, उसके गोली मार गए वहां मर गया, ये भी बीमारी गरीबी की वजह से है। यानी अपराध होना भी गरीबी की वजह से है। मेरा एक ऐसा दोस्त, जैसे वीर सिंह दलाल जी मेरे साथी हैं, 5 साल पहले की बात है, उसको मैंने कुछ पर्चे पुर्चे देके, इलेक्शन का टाइम था, मगर तू गाड़ी लेके चला जा और वहां जीन चला जाइए। उसकी गाड़ी रास्ते में रोक ली, 2 लड़के थे, ने बोले अंकल जी हमने फलानी जगह छोड़ दो। उसने बिठा लिए, थोड़ी गाड़ी चलते गाड़ी रुकवा के पिस्तौल रख दी उसके गर्दन पे और कहने लगे गाड़ी की चाबी दे दो और आप उतर जाओ ना, गोली मारेंगे। वो भी जान सब ने प्यारी उतर लिया और फिर ने बोले जितने पीछे उतने दे दो। 1200 रुपये थे वो काट के दे दिए। फिर कहने लगे अगले 100 रुपये ले जा, किराया तो न जाना है। उसकी फिर हिम्मत पड़ के भाई तुम कौन हो, क्यों करो हो? नहीं बोले क्या घर में खाने को नहीं है, अपराध की दुनिया में आ गए और हम क्या करें? ये है बात, ये है गरीबी। और जो आजकल अपने आप में चौधरी को हो ना, उनके 1.5 2 किले बांटा रहे हैं, आगे छोड़ेंगे तो गजा में बटेगी। पटवारी भी शर्म करेगा, बड़े भाई ने बुला कहेगा तेरे को 1400 गज
बीच वाले ने कहेगा तेरी थोड़ी दूर है 1700, 1 किले में 3 भाइयों ने बांट देगा। तो ये चैलेंज है आपके सामने, और ये चैलेंज है हरियाणा के राजनीतिक नेताओं के सामने, ये चैलेंज है हमारे सबके सामने कि इसको इस चीज से लड़ना है, इस चीज को हराना है, और हरियाणा के अंदर एक ऐसा व्यवस्था पैदा करनी है जिसमें लोग सुख शांति और बिना अपराध के आगे तरक्की करें, हमारे नौजवान बच्चे तरक्की करें। यही उम्मीद थी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।